औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूजेस ऑफ एसिड देखे और आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम बेसिकली बेसिस को देखने जा रहे हैं कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेसिस की। उसके बाद साथ में यूजेस ऑफ बेसिस भी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जस्ट हम इसकी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे बेसिस की और उसके बाद उसके यूजेस डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने में तो मुश्किल सी लग रही है कि इतनी ज़्यादा इक्वेशंस हैं इसके अंदर, तो हम कैसे इसको याद करेंगे। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इक्वेशन से बड़े घबराते हैं कि जो इक्वेशन को हम कैसे याद करें। तो इक्वेशंस को याद करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसको समझें पहले इक्वेशन को। अगर आप इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं देन इक्वेशन लिखना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को एक इक्वेशन का पता चल जाए, सही अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो बाकी सारी इक्वेशंस आप लोग खुद ब खुद लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि उससे पहले अगर आपको इक्वेशंस की यानी कि थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको इक्वेशन लिखने से पहले पता होना चाहिए कि ये जो मेटल सॉल्ट है ये जो मेटल हम यहाँ पे ले रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर, ये मेटल कौन से ग्रुप से है, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके साथ जो एनाइन अटैच हो रहा है बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो एक दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी, कैटाइन और एनाइन की अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल जाए तो आपको ये पता चल सकता है कि इसके साथ 2 क्लोराइड अटैच होंगे, 3 हाइड्रोक्साइड अटैच होंगे या 2 सल्फेट अटैच होंगे या कितने नाइट्रेट अटैच होंगे, कितने सल्फेट अटैच होंगे। ये नहीं कि ये इस चीज़ की आप लोगों को समझ लग जाती है वहाँ पे। अगर आप लोगों को पता हो जाए कि पता लग जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैटाइन और एनाइन की एक सॉल्ट के अंदर क्या है, ठीक है। और दूसरी ये आपको तभी पता चलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होगी। ये पता होगा कि ये वाला जो मेटल है ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से है, ठीक है। और ये वाला जो एनाइन है या हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाइन है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, इनके ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक सॉल्ट के अंदर यानी कैटाइन और एनाइन जो होते हैं उनकी जो चार्जेस होते हैं वो बेसिकली हमने इक्वल करने होते हैं, ठीक है। तभी जो है ना, यानी कि आप देखते हैं वहाँ पे सम टाइम 2 कैटाइन होते हैं और 1 एनाइन होता है, सम टाइम 3 एनाइन होते हैं, 1 कैटाइन होता है साथ में। तो क्या होता है बेसिकली उनकी चार्जेस हम इक्वल करते हैं तो तब जो है ना वो इस तरह के डिफरेंट एनाइन और कैटाइन की जो है ना वो नंबरिंग होती है। तो ये आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर के अंदर कि ये बेसिकली जो जितनी भी इक्वेशंस हैं ये कैसे बनी है और कैसे जो है ना हम इनको खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड। हमने एसिड की रिएक्शन के अंदर भी देखा था कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी एसिड और बेस मिलकर एक सॉल्ट बना रहे हैं, साथ में वाटर की जनरेशन हो रही है, तो ये क्या है, सॉल्ट है। तो जाहिर है बेस का भी यही रिएक्शन होगा कि बेसिस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये देखें एसिड है H2SO4 और ये हमारे पास क्या है, बेस है 2KOH। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारे पास सॉल्ट है, सॉरी जो बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो पोटाशियम है ये मेटल है और हाइड्रोक्साइड क्या है, यानी कि जो पोटाशियम है ये कैटाइन है और हाइड्रोक्साइड क्या है, एनाइन है। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये एज अ कैटाइन के तौर पे एक्ट कर रहा है और जो सल्फेट है ये एज अ एनाइन के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सल्फेट है ये सल्फेट हाइड्रोक्साइड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी हाइड्रोक्साइड की जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पोटाशियम 1 है और यहाँ पे पोटाशियम 2 हो गए हैं, जबकि सल्फेट ने जब हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस किया है तो यहाँ पे पोटाशियम 2 हो गए हैं, ये कैसे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें पोटाशियम के ऊपर चार्ज
पोटाशियम के ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है। ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये मेटल है पोटाशियम, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या आता है, +1 चार्ज आता है। तो यहाँ पे पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, और साथ में क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। हाइड्रो ऑक्साइड के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे +1 और -1 क्या है, इक्वल चार्जेस हो गए, तो ये क्या हो गया, यानी कि KOH बन गया। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है हमेशा -2 चार्ज होता है। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और पोटाशियम के ऊपर +1 होता है। अब जाहिर है हमने पोटाशियम 2 करेंगे, 2 पोटाशियम होंगे तो तभी जो है ना वो +2 बनेगा ना, और सल्फेट जो कि -2 है, तो तभी +2 और -2 इक्वल होंगे, और हमारे पास क्या है कि एक न्यूट्रल जो है ना वो मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस वजह से जब पोटाशियम यहाँ पे हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा पोटाशियम, और साथ में सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 है, तो +2 -2 इक्वल हो गए, यानी कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे देते हैं। इस वजह से ये यहाँ पे K2 आया है, K2SO4। जबकि यहाँ पे जो 2 है, ये 2 कोएफिशिएंट में है, ये 2 शो कर रहा है कि ये 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि ये K2SO4 शो कर रहा है कि ये 1 मोल पोटाशियम सल्फेट है। अब समझ आ गई इस चीज़ की। और साथ में क्या है कि यानी यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला। यहाँ से चूंकि 2 हाइड्रोक्साइड निकले हैं, ये देखिए आप 2 हाइड्रोक्साइड निकले हैं, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो ये 2OH नेगेटिव और यहाँ से 2H पॉजिटिव मिलके क्या बना रहे हैं, 2H2O, यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट, सबसे पहले आप देखें कि ये अमोनियम साल्ट बनता कैसे है। ठीक है, हमारे पास जो है वो अमोनिया गैस है, ये NH3, ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर चूंकि ये एज अ बेस के तौर पे एक्ट करती है, तो ये H पॉजिटिव आयन जो है ना, जो आयन है उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करती है। यानी कि जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगी, ये H पॉजिटिव आयन है, जब ये एक्सेप्ट करेगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब ये NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये एक आयन बन जाएगा। अब ये आयन है, कौन सा आयन है, कैटायन है। अब इसके साथ काउंटर क्या होगा, एनायन होगा। तो आप इसके साथ जो है ना सल्फेट जोड़ सकते हैं, नाइट्रेट जोड़ सकते हैं, क्लोराइड जोड़ सकते हैं, कुछ भी जो है कि कोई सा भी एनायन आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, और वो क्या बन जाएगा, अभी बस साल्ट बन जाएगा। तो अगर आप इसके साथ क्लोराइड जोड़ते हैं तो क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्योंकि क्लोराइड जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है ये 7th पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हैलोजेंस हैं। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं, और इनके ऊपर चार्ज -1 आ जाता है। तो इस वजह से क्लोरीन की जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। और इस तरह जो है ये NH4 पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव है, और इसके साथ क्लोराइड लग गया तो एक नेगेटिव भी आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया, साल्ट बन गया। साथ में आप फ्लोराइड भी अटैच कर सकते हैं, इसके आयोडाइड भी अटैच कर सकते हैं, ब्रोमाइड भी अटैच कर सकते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम फ्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमोनियम साल्ट है। ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है। जैसे ही इसका हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, NaOH के साथ, ठीक है, NaOH क्या है, एक बेस है। जैसे ही इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो Na है, यहाँ से क्लोरीन को लेके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl के अंदर, जो कि यानी कि एक स्टेबल फॉर्म है NaCl, सॉरी ये स्टेबल साल्ट है। तो NaCl के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास पीछे रह जाएगा NH4 पॉजिटिव रह जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड रह जाएगा। तो अब इस हाइड्रोक्साइड ने क्या करना है, जो NH4 पॉजिटिव के पास, यानी कि पहले एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव उसने लिया था, ये हाइड्रोक्साइड इससे वो H पॉजिटिव ले लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगी, अमोनिया, उसी तरह अमोनिया रह जाएगा। ठीक है, जिस तरह अमोनिया ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया था। अब समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल रिएक्शन है, यानी कि जब भी अमोनियम साल्ट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे अमोनियम गैस, जो अमोनिया गैस है वो लिबरेट होगी। बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है, और जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये गैस है, यानी कि ये क्या होगी, लिबरेट हो रही है यहाँ पे। सेकेंड हमारे पास साल्ट है NH4 सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है, NH4 twice SO4, ये अमोनियम सल्फेट है। ये कैसे बना है, अब यहाँ पे क्लोराइड लगाने की बजाय आप अगर इसके साथ यानी कि लगा दें सल्फेट लगा दें, ठीक है। अब अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, जबकि सल्फेट के ऊपर तो -2 चार्ज होता है, तो जाहिर है फिर 2 अमोनिया लगाने पड़ेंगे हमें।
जब दो अमोनिया लगाएंगे तो तभी जो है ना ये NH4 ट्वाइस SO4 बनेगा। क्यों? क्योंकि अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज है जबकि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। अब आप यहाँ पे देखें, ये +1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, और ये साथ में क्या है, -2, तो +2 और -2 यानी कि चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। आप इसी तरह जो है ना साथ में इसके नाइट्रेट लगा सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट जो है ना, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो सिंपल जो है ना वो क्या होगा, तो ये साथ में 2 लगा हुआ है, तो साथ में क्या होगा कि NH4NO3 वो अमोनियम नाइट्रेट होगा आपके पास, क्योंकि नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो अमोनियम सल्फेट है हमारे पास NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, सोल्यूशन की फॉर्म में है। ये जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम जो है ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप का मेटल है, ठीक है, सेकंड ग्रुप का, यानी जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो ये चूंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डाईवैलेंट कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आता है। तो कैल्शियम के ऊपर जब +2 चार्ज आएगा, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज तो हमेशा क्या होता है, -1 होता है। तो बेसिकली कैल्शियम के +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हमें 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए होंगे, ठीक है। जब हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या है, -1 है, तो ये -2 हो जाएगा, और कैल्शियम के ऊपर +2 है, तो इस तरह चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है हमारे पास। ये जब रिएक्शन करेगा बेसिकली इसके साथ, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है यहाँ से सल्फेट को पिक करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हों तो वो जिप्सम बन जाता है, ठीक है, ये जो बेसिकली हम सीमेंट के अंदर डालते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है ना अगेन वही रिएक्शन होना है, वाटर अलग हो जाना है और अमोनिया अलग हो जाना है, यहाँ से हाइड्रोक्साइड रह जाना है, हाइड्रोक्साइड ने यहाँ से क्या करना है, यानी कि यहाँ से H पॉजिटिव को लेना है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, और अमोनिया यानी कि NH3 यहाँ पे अगेन रह जाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड है, जब 2 हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे 2 NH4 पॉजिटिव है, जब 2 NH4 पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि 2 NH4 के मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव आयन देंगे। जब 2 H पॉजिटिव आयन यहाँ से आएंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से आएंगे तो 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस, यानी कि 2 ही अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब समझ आ गई इस चीज़ की ये किस तरह जो है ना रिएक्शन, जब इस तरह आप देखेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिस प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले ये समझे कि हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन कौन से होते हैं। हमारे पास जो मेटल हैं बेसिकली फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के जो मेटल हैं वो उनको हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं, इतने यानी कि वो हैवी नहीं होते, उनके एटॉमिक नंबर कम है। और जिन मेटल के एटॉमिक नंबर हाई होते हैं, बड़े एटॉमिक नंबर होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि वो जो है ना हैवी मेटल उनको कहते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप के जो यानी कि लोअर मेटल हैं, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, और जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के जो आप कह सकते हैं कि बेरियम और रेडियम वगैरह जो हैं, ये भी क्या है, हैवी मेटल है। रेडियम बेसिकली आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव है, उसको हम नहीं कंसिडर करते। तो यानी फर्स्ट सेकंड ग्रुप की जो लोअर मेटल है जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं वो भी हैवी मेटल में शुमार होते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल हैं बेसिकली उनको जो है ना हम कॉमनली कहते हैं कि ये क्या है, ये हैवी मेटल है। तो इनके जब सॉल्ट बने होंगे यानी कि ये एज अ पॉजिटिव कैटायन के तौर पर एक्ट करेंगे, और इनके साथ काउंटर आयन कोई और होगा, क्लोराइड, सल्फेट, कुछ भी, ब्रोमाइड जो है ना, इसके अलावा फॉस्फेट भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट जब इनके साथ काउंटर एनाइन अटैच होंगे तो इनकी सॉल्ट बने हुए होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास हैवी मेटल के जो है ना वो हैवी मेटल सॉल्ट्स हैं, और जब इनका हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हैवी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, हैवी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन बन। तो हैवी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जब हम बेसिस को डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो बेसिस के हाइड्रोक्साइड होंगे वो वहाँ पे इनसॉल्युबल होंगे, तो वो क्या होंगे, वो यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मेटल के साथ अटैच होकर मेटल्स जो हैवी मेटल के सोल्यूशन होंगे, सॉल्ट सोल्यूशन होंगे, उनका जो काउंटर एनाइन होगा उसको डिस्प्लेस करके उनके साथ अटैच हो जाएंगे वो हाइड्रोक्साइड बेसिस के, और क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सबसे पहले हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रहे हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर बेसिकली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक +2 और दूसरा कॉपर +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो कॉपर +2 होता है, जो आयन कैटायन है, इसको हम क्यूप्रिक कहते हैं, और जो हमारे पास Cu+1 होता है इसको हम क्यूप्रस कहते हैं। तो हमारे पास ये जो CuSO4 का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन है, हमारे पास क्यूप्रिक सल्फेट है,
जिसमें क्या है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है और कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। तो ये क्यूप्रिक सल्फेट है। क्यूप्रिक सल्फेट जब रिएक्शन करेगा बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ से सोडियम जो है ये सल्फेट को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। और कॉपर के साथ जो है ना ये हाइड्रोक्साइड, मैंने पहले ही बताया कि जो बेसिस के हाइड्रोक्साइड होंगे वो हाइड्रोक्साइड कॉपर, जो मेटल होंगे, मेटल के जो काउंटर एनाइन होंगे इनको डिस्प्लेस करके इनके साथ अटैच होके क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि सॉलिड ग्रेनुअल फॉर्म होती है, जो कि जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं वहाँ पे, यानी कि वो सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे यानी पाउडर फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये हाइड्रोक्साइड सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम सल्फेट बनेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर जो है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, जबकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर तो -1 चार्ज होता है। तो जाहिर है कॉपर के +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए होंगे, तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH बनेगा, ठीक है। और साथ में सोडियम सल्फेट जो है, अब सोडियम के ऊपर जो है ना +1 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो वहाँ पे 2 सोडियम चाहिए होंगे जाहिर है, तो वो Na2SO4 बन जाएगा। और यहाँ पे 2Na का मतलब, जिस 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम 2 मोल यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जिंक क्लोराइड है और साथ में जो है ना NaOH हम जो है ना बेस यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 6 के 6 रिएक्शन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बेस एक ही हम यूज़ कर रहे हैं। जबकि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डिफरेंट मेटल के साल्ट यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास कॉपर का साल्ट है, ये जिंक का साल्ट है, ये हमारे पास जो है ना वो आयरन का साल्ट है, ये लेड का साल्ट है, ये कैल्शियम का साल्ट है और ये अगेन जो है ना वो हमारे पास आयरन का साल्ट है। ये हमारे पास जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड के जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जो हाइड्रोक्साइड है अगेन क्लोराइड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ये ZnOH बन जाएगा। चूंकि यहाँ पे जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, एक क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड है, तो क्या है, यानी कि यहाँ पे -2 चार्ज है क्लोराइड के ऊपर और जिंक के ऊपर क्या होगा, फिर +2 होगा, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अब जिंक +2 है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के ऊपर तो -1 होता है, तो इस वजह से ये Zn अपना +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, इसके वाइट पे प्रेसिपिटेट बनेंगे, जो कि जब नीचे बैठेंगे तो आप लोगों को फील हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये जो है ना जिंक हाइड्रोक्साइड बन चुका है। और साथ में जो है ना इसकी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाए। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट है FeCl3। ये हमारे पास क्या है, फेरिक क्लोराइड है। जिस तरह कॉपर का मैंने बताया, इस तरह Fe जो है ना इसके ऊपर +3 शो करता है, Fe और Fe+2 भी शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है। तो अगर Fe के ऊपर +3 चार्ज हो तो वो फेरिक होगा और Fe के ऊपर +2 चार्ज हो तो वो फेरस होगा। तो यहाँ पे हमें काउंटर आयन से पता चलेगा कि ये फेरिक है या फेरस है। तो काउंटर आयन इसके साथ क्या है, क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है, तो क्या होगा, -3 चार्ज होगा, तो जाहिर है फिर Fe के ऊपर +3 चार्ज होगा, तो ये क्या है, ये फेरिक क्लोराइड है। तो फेरिक क्लोराइड के साथ जब हम बेस का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इस क्लोराइड को जो है ना हाइड्रोक्साइड ने डिस्प्लेस कर देना है, तो FeOH थ्राइस बनेगा। क्योंकि हाइड्रोक्सल के ऊपर, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो हमने ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसके ब्राउन PPT होंगे, यानी कि जब ड्यूरिंग रिएक्शन जो है ना ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर बैठ जाएगा और आगे जो है ना 3NaCl के मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेड नाइट्रेट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेड की जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रेट के ऊपर चूंकि -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रेट यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो एनाइन का है वो -2 है, तो लेड के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। तो जब इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो PbOH बनेगा, हमारे पास यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसके वाइट PPT होंगे और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का जो है ना ये साल्ट सोल्यूशन है, और जब इसका हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइड्रोक्साइड क्लोराइड को डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप से है, जबकि कैल्शियम जो है ये सेकंड ग्रुप से है। अब देखें सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है तो इसके साथ जस्ट एक ही हाइड्रोक्साइड अटैच है, -1 और +1 चार्ज इक्वल है। अब कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो क्लोराइड यहाँ पे 2 क्लोराइड है, तो इसका मतलब क्या है कि -2 क्लोराइड के ऊपर है और कैल्शियम जो है ना ये +2, यानी कि +2 -2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और ये कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो इसका मतलब है कि कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड आएंगे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया वाइट PPT की फॉर्म में, और साथ में NaCl जो है इसका क्या बन गया, यानी कि सॉल्ट बन गया आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये अब FeSO4 है। अब ये हमारे पास फेरस सल्फेट है। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 चार्ज होता है,
ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये हमारे पास Fe+3 होता है एक, और Fe+2 होता है। तो सल्फेट के ऊपर चूंकि -2 चार्ज है, तो यहाँ पे जो है ना फिर Fe के ऊपर +2 चार्ज होगा। तो ये हमारे पास फेरिक सल्फेट नहीं है, बल्कि क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसके डर्टी ग्रीन पीपीटी होंगे। अब यहाँ पे आप देखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन पीपीटी होंगे, जबकि फेरस हाइड्रोक्साइड के डर्टी ग्रीन पीपीटी होंगे, और साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, ये डिफरेंट जो है ना, ये मेटल है, ठीक है, हैवी मेटल है, जो कि ट्रांजिशन मेटल भी है, और ये सेकंड ग्रुप से एक मेटल है, कैल्शियम है। तो इनके साथ आप जो है ना सल्फेट लगा दें, क्लोराइड लगा दें, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि आप जब, अगर आपको इक्वेशन की समझ आ गई है, यानी कि एक साल्ट को हमने न्यूट्रलाइज कैसे करना है, एक साल्ट लिखना कैसे है, ये पता चल जाए, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपर सल्फेट ही लें। यहाँ पे आप कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं आप। इसी तरह जिंक क्लोराइड की जगह आप यहाँ पे जिंक नाइट्रेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। यानी कि आप डिफरेंट जो है, यानी कि मेटल साल्ट ले सकते हैं। और अगर आपको इक्वेशन बनाने का तरीका आ जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे करनी है, और हमारे पास जो है ना जो साल्ट बनना है एंड पे, वो कैसे बनना है, तो आप लोग सारी इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं। ये रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि ये कॉपर का साल्ट है, ये जिंक का साल्ट है, ये फेरस का साल्ट है, सॉरी आयरन का साल्ट है। और यहाँ पे ये जो ब्राउन वाइट पीपीटी बन रहे हैं, आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे 3 जगह पे वाइट पीपीटी बने हैं, ठीक है। तो ये वाइट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो है ना हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड है, या लेड हाइड्रोक्साइड है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि तीनों के वाइट पीपीटी होंगे, तो इनके फर्दर कन्फर्मेशन टेस्ट होते हैं आगे, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर फर्दर कन्फर्मेशन टेस्ट हम इनके परफॉर्म करते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं इनके। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इनके करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जो है ना इनमें से जिंक हाइड्रोक्साइड कौन सा है, लेड हाइड्रोक्साइड कौन सा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस थे बेसिस के। अगर आप लोग इनको जो है ना, अब ये चीज़ कन्फर्म है कि आप लोगों को 100% इस चीज़ की समझ नहीं आई होगी। अगर 100% समझ नहीं आई तो आप लोग हिम्मत ना हारिएगा। अगर किसी को 30% भी समझ आई है तो वेल एंड गुड, उसको एक दफ़ा फिर से लेक्चर लेना चाहिए, तो उसकी 30 से 60% हो जाएगी। तो ये चीज़ें वो हैं चूँकि स्कूल के अंदर जो है ना ये चीज़ें नहीं बताई जाती। आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, स्कूल के अंदर ये चीज़ें नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना फिर वो आगे FSC लेवल पे जाके बड़े जो है ना केमिस्ट्री से तंग आ जाते हैं कि ये केमिस्ट्री पता नहीं क्या बला है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं यूजेस ऑफ बेसिस पे। हमारे पास ये 6 बेसिस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सारी हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सारे हाइड्रोक्साइड है। मतलब क्या है कि पहले और दूसरे ग्रुप के मेटल लिए हैं और उनके साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ दिए हैं। पहले ग्रुप के मेटल कौन से हैं हमारे पास, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है, जिनके अंदर से हम यहाँ पे एक पोटाशियम ले रहे हैं और एक सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, पहले ग्रुप से इनके हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। दूसरे ग्रुप से हमारे पास क्या है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम ले रहे हैं, दो पहले ग्रुप से आ गए, दो दूसरे ग्रुप से आ गए। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये तीसरे ग्रुप का मेटल है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये अमोनिया का मैं जो है ना अमोनियम कैटायन बनाया था आप लोगों के सामने कुछ देर पहले। तो ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। अब इनके यूजेस देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ये जो हम साबन बनाते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज के अंदर साबन बनता है, क्या करते हैं, फैट लेते हैं, चर्बी लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट जानवरों की चर्बी ले आई कहीं से भी, और फैट लेके जो है ना क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है। इसको जो है ना इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। जो फैट होते हैं वो बेसिकली वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि एसिड के ऑर्गेनिक एसिड है। और जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट बन जाएगा। तो साबन हमारे पास जो होता है ये सारे क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड, ठीक है ना, इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड स्टीरिक एसिड है फैट के अंदर, और यहाँ भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा, साल्ट क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं सोप बनाने में। तो बेसिकली जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और साबुन के अंदर आप देखते हैं कि सॉफ्टनेस होती है, हार्डनेस नहीं होती। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल के साइजेस बड़े होते हैं, तो वो हार्ड होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनके आप साल्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो साल्ट जो होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे बल्कि रफ से होंगे, जिसकी वजह से उनको यूज़ करना जो है ना वो मुश्किल पेश आती है, झाग नहीं बनती सही। तो सॉफ्टनेस होगी तो झाग सही बनेगी, और जो है ना वो फिर खूबसूरती भी आएगी।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। ये जो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि डिटर्जेंट है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर है। हमारे पास वाटर की दो किस्में होती हैं, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर होता है। तो बेसिकली जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जो है हैवी मेटल के कैटायन होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए फिर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है 10th का, हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, जब आपको पता है कि एसिड रेन के बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ेंगे इसी केमिस्ट्री के अंदर कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन की वजह से ज़मीन के अंदर जो है ना वो क्या हो जाती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एसिडिटी को ज़ायरा ख़त्म करने के लिए हमें बेस चाहिए होती है, एसिड को ख़त्म करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए होती है। तो फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं जो है ना वो सॉइल को और लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आगे थर्ड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। ये हमारे पास जो छोटे छोटे सेल होते हैं, ये जो इसमें डलते हैं, आप कह सकते हैं घड़ियों में डलते हैं। इसके अलावा इसमें जो टीवी के रिमोट हो गए, जो छोटे छोटे सेल होते हैं, उनके अंदर बेसिकली जो उनकी पीएच होती है, जो हम वहाँ पे जो यूज़ करते हैं सॉलिड मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो उसकी जो पीएच होती है वो 7 से अबव होती है। तो इस वजह से जो है ना वो क्या वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक एंड आल्सो यूज्ड फॉर बी स्टिंग। ये जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे जो है ना समटाइम हम खाना खा के सो जाते हैं, ठीक है। तो वो खाना क्या होता है कि उसको हजम करने के लिए हमारे स्टमक से HCl जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा स्टमक रिलीज़ करता है। तो जब हम खाना खा के सो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो वो हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। वो एसिडिटी हमारे जो एसोफेगस है, हमारी जो सांस की नाली है, उसमें यानी कि वो एसिड थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन सी फील होती है। तो उस जलन को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करना होता है, यार एसिड को ख़त्म करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए कोई बेस लेंगे हम। तो बेस हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो वो उस एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। जब एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे स्टमक में वो जो जलन हो रही होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। या आप लोग अगर सिरप लेके आए तो उसके ऊपर जो है अक्सर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ही हम यूज़ करते हैं। आजकल तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी जो है ना वो यूज़ करते हैं, ये स्टमक की जो है ना वो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए। और साथ में बी स्टिंग यानी कि जो मक्खी या धमूनी की डंग शंग जो हो जाए ना उसको ख़त्म करने के लिए, उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए, सूजन को ख़त्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। क्लॉथ्स में अगर जो है ना वो ग्रीस के स्टेन हो, ये जो काम करते हैं अक्सर गाड़ियाँ साफ़ करने वाले, ये जो मैकेनिक होते हैं, इनकी कपड़ों पे जो है ना वो ग्रीस के स्टेन आ जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं ग्रीस के, उसको ख़त्म करने के लिए फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अच्छा, इस जो है ना ये जो यूजेस ऑफ बेसिस है, इसके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से राइट द यूजेस ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड की यूजेस बताएं। वहाँ पे वो ऐसे नहीं कहता कि राइट द यूजेस ऑफ बेसिस, यानी कि सिंपल क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड के आप यूजेस बताएं। तो आप लोगों ने ये वाला पूरा आंसर लिख देना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझ आई होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।